गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं के राहुल, आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटोर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राइस विद राइस स्मार्ट। ओके, तो आज के हम इस सेगमेंट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ मिले जुले सवालों को प्रैक्टिस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बट उससे पहले आप लोगों के लिए जानकारी, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच एक पेड बैच हमारे ऐप पर अवेलेबल है। फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, राइस स्मार्ट गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, और अपने आप को रजिस्टर कीजिए, जहां आपको मिलेगा डेली 3 घंटे की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट, क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर वाइज टेस्ट, और होगा आपका डाउट क्लियरिंग सेशन। बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से ये बनाया गया है। और जब आप इसमें अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो वहाँ आपको एक डिस्काउंट अलाउ करेगा। डिस्काउंट लेने के लिए आप यूज़ करें कोड KR500। चलिए जी, अपने दोस्तों को भी बताइए, खुशियाँ और ज्ञान तो बांटने से बढ़ती है ना। ओके, तो हमारा पहला सवाल आप लोगों के सामने है। क्या है? एल्कलाइन नेचर ऑफ बाइल इज ड्यू टू। बाइल मतलब पित्त। पित्त की जो प्रकृति है यह क्षारीय होती है। ठीक है, तो पित्त की जो ये क्षारीय प्रकृति है ये किसकी वजह से होती है? क्या उसमें NaCl की उपस्थिति है, सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति है, KOH की उपस्थिति है, या NaOH की उपस्थिति है? ठीक है, इसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। केमिस्ट्री के अंदर हम इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें, इसे कॉस्टिक पोटास, इसे जो है वो कॉस्टिक सोडा, ऐसे कॉमन नेम के तौर पे जानते हैं। लेकिन अब ये बताइए, पित्त जो कहाँ बनता है? लीवर के अंदर। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और ये पित्त कैसे बनता है? पित्त के अंदर जो पित्त वर्णक हैं, यानी कि बाइल पिगमेंट्स हैं, वो किसकी वजह से बनता है? हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन की वजह से, यानी हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से लीवर के अंदर बनता है। चलिए जल्दी से बताएं। देखिए, NaCl ये तो क्षारीय प्रकृति का नहीं है। क्षारीय प्रकृति के ये तीनों हैं, लेकिन इन तीनों में से सही आंसर हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक लवण है, लेकिन क्षारीय प्रकृति का लवण है, ये उपस्थित होता है। ओके, जिसकी वजह से बाइल यानी पित्त हमारा थोड़ा सा क्षारीय प्रवृत्ति का यानी अल्कलाइन नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहेंगे। द ऑर्गन दैट स्टोर्स बाइल इज। अभी हमने चर्चा की कि बाइल बनता कहां है? लीवर में। कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। जमा कहां होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर, यानी पित्ताशय में। तो बताइए कहां बनना? लीवर में। जमा कहां हुआ? गॉल ब्लैडर में। लीवर अकेला ऐसा ग्लैंड है, ऐसी ग्रंथि है, जिससे किसी तरह का कोई एंजाइम स्रावक नहीं होता, एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो पाचन में किसी तरह से मदद नहीं करता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा हो गया गॉल ब्लैडर। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने जो है वो क्या है? पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर पोर्ड थ्रू। अग्नाशय रस और पित्त किसके द्वारा प्रवाहित होते हैं? ठीक है, जल्दी से ऑप्शंस को पढ़िए, बताइए क्या होगा। तब तक एक हिंट के तौर पे मैं आपको इधर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हमारा होता है स्टमक, और यहां पर ये हमारा डियोडेनम है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। 3 पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत बटी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डियोडेनम, जिसे हम ग्रहणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर ही हमारा क्या होता है? इधर ये लीवर, जो कि 2 लोब बना होता है लीवर का। ठीक है, यहां पर बनता है बाइल, स्टोर होता है इस बाइल का जो स्टोरेज होता है ये इस गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। यहाँ से ये कॉमन बाइल डक्ट से आगे आता है, और ठीक यहाँ पर हमारा क्या होता है? ये पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है, यानी अग्नाशय उपस्थित होता है।
अब देखिए ये वो रीजन है जहां पर ये पित्त और अग्नाशयी रस ये दोनों आकर कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। तो वही पूछ रहा है ये किसके थ्रू आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पैनक्रियाज के थ्रू जा रहा है, पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस यहाँ गॉल ब्लैडर से निकल के लीवर से निकल के गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हुआ बाइल यानी पित्त, फिर वो यहाँ से पहुँच रहा है इस डियोडेनम की तरफ। तो ये किससे जाता है, ये कॉमन एरिया इनटू डियोडेनम, डियोडेनम के अंदर एक कॉमन एरिया है वहां पे जाता है। टू डिस्टिंक्ट डक्ट्स इनटू डियोडेनम, तो खैर ये सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि क्या दो अलग अलग नलिकाएं इस ग्रहणी के अंदर आ रही हैं, डियोडेनम के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि बाइल के लिए अलग और पैनक्रियाटिक जूस के लिए अलग नलिकाएं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन डक्ट इनटू इलियम, इलियम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, यानी छोटी आंत का जो तीसरा हिस्सा है वो है इलियम। पहला हमारा डियोडेनम जो सी शेप का दिख रहा है, फिर एक काफी मुड़ा तुड़ा सा रचना होता है जिसको हम जिजेनम कहते हैं, जिजेनम से और भी ज्यादा मुड़ा तुड़ा स्ट्रक्चर होता है उसे इलियम कहते हैं। इलियम फाइनली बड़ी आंत के साथ मिलता है, जिस जगह पे इलियम और बड़ी आंत आपस में जुड़ती है वो कहलाता है सीकम, ठीक है। तो ये तीन पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का, डियोडेनम जिसे ग्रहणी कहते हैं, फिर जिजेनम है, इलियम है। तो क्या ये इलियम में जाकर कनेक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं भाई, ये जो कनेक्ट हो रहा है जिस जगह ये क्या कहलाता है, डियोडेनम यानी कि ग्रहणी, ओके। तो डियोडेनम में मिल रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन का भी कहीं कोई मतलब नहीं है। इलियम तो है ही नहीं कि इलियम में दो दो अलग अलग नलिकाएं, तो बिल्कुल नहीं। तो एक क्या है, एक कॉमन एरिया इनटू डियोडेनम, डियोडेनम में एक कॉमन एरिया है, एक सार्वजनिक क्षेत्र है जहां पर बाइल भी आ रहा है और पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। जी हाँ, तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन इसका ए सही किया था उनको मेरी तरफ से लाइक, आप लोग भी वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कनेक्टेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम इज लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियास या टेस्टिस। पाचन तंत्र से जुड़ी हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब एक ऐसी ग्रंथि जो एक्सोक्राइन नेचर का भी है। एक्सोक्राइन मतलब क्या हो गया, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है। और हमारा दूसरा पार्ट क्या होता है, एंडोक्राइन, ओके। तो एंडोक्राइन, हम एंडोक्राइन को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो अब ये बताएं कि ये हमारा क्या होगा जल्दी से, ओके। अंतःस्रावी जिसमें एक्सोक्राइन नेचर भी होगा, यानी ऐसा पार्ट जो अपनी नलिका के द्वारा अपने रासायनिक स्रावों को पहुंचाएगा टारगेट तक, केमिकल्स को, जिसको एंजाइम्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल्स को हार्मोन्स का नाम दिया जाता है। तो ये हार्मोन्स जो निकलते हैं ना, इनका अपना कोई डक्ट नहीं होता, ये ब्लड स्ट्रीम के साथ यानी कि खून के बहाव के साथ, प्रवाह के साथ शरीर में बहते हैं और जहां जाना होता है वहां पहुंच जाते हैं। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, इनका अपना ट्रांसपोर्ट होता है। तो बताइए, तो लीवर एक हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। देखो पिट्यूटरी ये कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, और ये हमारा एंडोक्राइन सिर्फ होता है, ओके। तो इसका तो डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो पूछा गया पाचन तंत्र से किसका है। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, लेकिन इसका भी पाचन तंत्र से कोई लेना देना नहीं। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये दोनों तो कट आउट, है ना। टेस्टिस जो है उसका प्रजनन में यानी रिप्रोडक्शन में रोल है, पाचन में नहीं है। अब दो ऑप्शन हमारे पास रह गए, लीवर और पैंक्रियाज। तो हम क्या देख रहे हैं, लीवर तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो हमारा सही आंसर इसका क्या बन गया, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय,
पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी को पचाने वाले पाचक रस उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसके एंडोक्राइन पार्ट से दो हार्मोन सिक्रेट होता है। एक आपका होता है इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, और दूसरा होता है ग्लूकागॉन जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा लेते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तब ये इंसुलिन उस लेवल को कम कर देता है। जब हम फास्टिंग में रहते हैं और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो ये ग्लूकागॉन उस लेवल को बढ़ा देता है। इस तरह से ये दोनों मिलके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, यानी रक्त के अंदर शर्करा का जो स्तर है उसको नियंत्रित करता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गैस्ट्रिक जूस इज, गैस्ट्रिक जूस अभी हमने देखा था ये हमारा स्टमक, ठीक है, और इसके बाद ये डियोडेनम। तो गैस्ट्रिक जूस ये स्टमक वाले पार्ट में सिक्रेट होता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ सिक्रेट होता है? स्टमक वाले पार्ट पे, है ना, जठर रस ये यहां बनता है। अब हमें मालूम है पेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड भी बनता है HCl, और इसी एसिड की अधिकता की वजह से हमें कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अब ये आसानी से बताया जा सकता है कि माध्यम क्या होगा। तो बिल्कुल सही जी, इसका माध्यम क्या है? तो एसिडिक मीडियम है, अम्लीय माध्यम होगा। ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में चूंकि वहाँ बाइल आ जाता है, पित्त आ जाता है, जिसका जो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो वहाँ जाकर खाना फिर से क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय बन जाता है, अम्लीय नहीं रह जाता। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है? सेमी डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड दैट एंटर्स इन डियोडेनम इज कॉल्ड। आधा पचा हुआ अम्लीय प्रकृति का जो भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना। जल्दी से बताएं आप लोग, तब तक मैं थोड़ा सा इधर आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारा फिर से, तो ये ग्रास नली या इसोफेगस, है ना। तो माउथ में यहां पर हमारा क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पर खाने का ये टुकड़ा जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसे हम कहते हैं बोलस, है ना। खाने के इस हिस्से को जिसमें चबाने के दौरान लार ग्रंथियों से लार मिक्स हो चुका है, हम उसे कहते हैं बोलस। ठीक है, और ये बोलस जो है इसोफेगस के अंदर जिस मूवमेंट से आगे बढ़ता है उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस, है ना, क्रमांकुंचन प्रक्रिया। पेरिस्टालसिस प्रक्रिया से ये खाना इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक में मीडियम क्या है? एसिडिक। अब वो एसिडिक खाना जो यहाँ पर पच जाता है काफ़ी हद तक, स्टमक के अंदर जो मेन पाचन होता है वो होता है प्रोटीन का। माउथ के अंदर जो मेन पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, सेलिवरी एमाइलेज की वजह से। यहाँ हमारा जो पाचन होता है वो होता है प्रोटीन का। ठीक है, कोई कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, यहाँ लिपिड का भी पाचन नहीं होता है। अब यही कह रहा है यहां से जो खाने का हिस्सा आगे बढ़ के इस डियोडेनम में आएगा, इसे क्या कहते हैं? अब देखो, है तो ये यहां पर आकर एसिडिक हो गया क्योंकि यहां पर एसिड की मात्रा ज्यादा है, लेकिन जब ये बाइल यहां से डियोडेनम के अंदर पहुंचता है तो ये खाना हमारा वापस थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता, जैसे जब हमें एसिडिटी की समस्या आती है तो सीने में जलन सी महसूस होती है ना। बेसिकली इस इसोफेगस में जब एसिड पहुंचने लगता है तो इसोफेगस के अंदर जलन होती है। ये बर्निंग सेंसेशन जो होती है वो इसोफेगस में, यानी ग्रास नली या ग्रसिका में होती है, जिसकी वजह से हमें सीने में जलन महसूस होता है। अगर यही एसिड का प्रभाव डियोडेनम में देखने को मिलता तो हमें नीचे, है ना, पेट के थोड़ा नीचे वाले हिस्से में जलन महसूस होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि लीवर से निकलने वाला बाइल इसे क्षारीय बना देता है, यानी अल्कलाइन या बेसिक बना देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं? बिल्कुल नहीं। सक्सेस इंटेरिकस नहीं, बाइल नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है? यह है चाइम, है ना, ध्यान में रखिएगा, चाइम। ये कंफ्यूज कराने के लिए यहां पर चाइल लिखा है, तो चाइल इज नॉट द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए, जिन लोगों ने भी सही आंसर किया है बहुत अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन पर्सन द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। एक बीमार आदमी है, डॉक्टर के पास है गया, उसने उसका जो है वो चिकित्सीय देखभाल किया, उसको चेक किया, डायग्नोस किया और ये पाया कि उसके अंदर जो बीमारी है उसके लिए उसने आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लिखे कि भाई आप ऐसे टैबलेट्स खाओ जिसमें आयरन की अधिकता हो, खाना भी ऐसा खाओ जिसमें आयरन की अधिकता हो। तो ऐसा नहीं है कि खाने में नेल्स मतलब लोहे की कील या लोहे के बुरादे मिला के खा लिया, जी नहीं, है ना। जैसे पालक है, कच्चे केले की सब्जी है, इन सभी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखो पुराने समय में ना कभी घर के अंदर चाहे पुरुष हों या महिलाएं हों उनको आयरन की कमी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय ये नॉन स्टिक कुकवेयर है ना, एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड इन इंग्लिश। लेकिन वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि वी आर कुकिंग इन अ नॉन स्टिक कुकवेयर यूटेंसिल्स। भाई मेरे बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो पहले क्या है, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया जाता था, तो ऑटोमेटिकली उस लोहे की कढ़ाई से लोहे का अंश सब्जी में मिल जाता था। अब देखने में तो अच्छा नहीं लगता था सब्जी, क्योंकि लोहे का अंश मिलने से थोड़ा काला पड़ जाता था। काला किसी को पसंद है क्या? चाहे वो स्किन का कलर हो या खाने का कलर हो, है ना। तो पहनने के लिए जरूर काला पसंद पड़ता है ना। नज़र से बचने के लिए काला टीका पसंद पड़ता है। खैर, तो अब क्या होता है, इसलिए लोहे की यानी आयरन की कभी कमी नहीं होती थी, महिलाएं हो या पुरुष हो। लेकिन जब से हैंडुलियम के कढ़ाई यूज़ करने लगे, जो एल्यूमिनियम का ही एक एलॉय है, या फिर अब नॉन स्टिक कुकवेयर यूज़ करने लगा, तो ये जो हमारी जीवन शैली बदली, इससे हमारे जीवन पर अनुकूल नहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। अभी भी देखो कुछ लोग मेहंदी यूज़ करते होंगे अपने बालों में लगाने के लिए, हाथ में तो लगाते ही हैं, बालों में लगाने की मेहंदी की बात कर रहे हैं। तो आप उस बाल में लगाने के लिए जो मेहंदी को भिगो के रखते हैं, कौन से बर्तन में रखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि वो काला करे, बाल को लाल ना करे, तो आप उसको लोहे के बर्तन में भिगो के रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं चलो मुझे मेहंदी के ऑरेंज रंग वाले बाल ही चाहिए, वैसे काले नहीं चाहिए, तो भी लोहे के बर्तन में, लेकिन तुरंत घोला तुरंत लगा लिया, ठीक है। लेकिन आप अगर काले मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोहे के बर्तन में मेहंदी को रात में भिगो कर छोड़ देते हैं। अब देखो उससे क्या होता है, मेहंदी काफ़ी काला हो जाता है। वो कालापन किसकी वजह से आ रहा है? उस लोहे के वजह से, ठीक है। आप स्टील के बर्तन में रख के छोड़ दो ना, नहीं मिलेगा वो इम्पैक्ट, वो प्रभाव जो मेहंदी पर आप देखना चाहते थे, ठीक है। चलिए जी, तो आयरन या फॉलिक एसिड अगर दिया जा रहा है तो अब ये कह रहा है कि बताइए उस पर्सन को कौन सी बीमारी हुई होगी। तो जो हमारे आरबीसी का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? वो है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन है ना भाई। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है। हीम का मतलब हुआ आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन ये हमारा प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन के साथ मिल गया आयरन, आयरन जब मिलता है तब हीमोग्लोबिन बनता है। तो अब ये सोचिए कि हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी होने लगेगी तो हमारे शरीर में खून की कमी होने लगेगी, और खून की कमी का मतलब कौन सी बीमारी? एनीमिया, अरक्तता, है ना। बिल्कुल सही। विटामिन B9 जिसे हम फॉलिक एसिड या फॉलेट के नाम से भी जानते हैं, है ना। कौन सा? विटामिन B9 जिसे हम फॉलिक एसिड या फॉलेट के नाम से जानते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है फिर ऐसे सिचुएशन में, ठीक है जी। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? बिल्कुल सही है, अनीमिया यानी अरक्तता। ओके, बढ़िया जी। अगला सवाल, ड्रॉप्सी इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू एडल्टरेशन इन, निम्नलिखित में से किस में अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है? यह है उस पौधे का चित्र जिसके बीज को सरसों के बीज के साथ मिला दिया जाता है, क्योंकि वो रंग रूप आकार प्रकार में एक जैसा होता है ना। लेकिन कहते हैं ना, सभी पीली धातु
सोना नहीं होती। तो वैसे ही है कि अगर इसके बीज का भी रंग रूप आकार प्रकार सरसों के बीज के जैसा है तो वो सरसों का बीज थोड़ी हो गया, बहुत खतरनाक होता है ये। तो ये क्या है, ये आर्जीमॉन मैक्सिकाना कहलाता है। इस प्लांट का जो वानस्पतिक नाम है, बायोलॉजिकल नेम जो है वो है आर्जीमॉन मैक्सिकाना। हम भारत के कई हिस्सों में हो सकता है अलग अलग नाम से जानते हो, लेकिन यहाँ जो पॉपुलर नेम इसका है वो है सत्यानाशी का पौधा। कटीला पौधा होता है, पीले रंग के फ्लावर अच्छे दिखते में लगते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा इसको जरूर अपने आसपास, बहुत कॉमन है, घर के आसपास आसानी से दिख जाते हैं, है ना। तो ये किस में होता है, मस्टर्ड ऑयल में मिलाया जाता है, क्योंकि इसका बीज मस्टर्ड ऑयल के बीज से मिलता जुलता है। थोड़ा सा और हम इस पर डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। तो अब देखिए ये चित्र, तो ये इसका फ्रूटिंग बॉडी है, यानी कि फल जो कह सकते हैं जिसके अंदर बीज होता है। और ये कैसा होता है, तो अब ये देखिए, ये आपका काला सरसों है, ये राई छोटे दाने वाला है ना, फाइन मस्टर्ड। अब ये है सत्यानाशी आर्जीमॉन मैक्सिकाना का बीज। अब आप जरा इसको देख के बता सकते हैं क्या, अगर ये नाम न लिखे हों तो पहचान हम पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। अब इन्हीं को मिक्स करके तेल निकाला जाता है, तो इसमें जो केमिकल खतरनाक होता है वो ड्रॉप्सी डिजीज़ कॉज करता है। और अब ये देखिए, जब बहुत सीवियर कंडीशन में ड्रॉप्सी हो गया, शरीर कैसा फूल सा गया है और पिलपिला सा हो गया है, उंगली से दबाया और उसको छोड़ दिया तो उंगली के दबाने का निशान यहाँ उसके पैर पे दिख रहा है। ठीक है, तो इंसानों का ही किया धरा है, कोई जानवर तो आके कर नहीं रहा है, लेकिन हाँ, हम उस इंसान को जो इस तरह की मिलावट करके समाज को बीमार कर रहे हैं, उसे वाकई में इंसान तो कह ही नहीं सकते, जानवर है। जानवर से भी गया गुजरा है, क्योंकि जानवर भी कभी किसी का अहित अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं कि हम इसलिए उसका अहित करें कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ भूख लगने पर ही वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं, नहीं तो फिर उनका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता, ऐसा कोई सोच नहीं होता कि बेवजह की लड़ाइयाँ लड़ें, एक दूसरे को परेशान करें और अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान पहुँचाएं। ठीक है, तो ऐसे मिलावटखोरों से हमें बच के रहना पड़ेगा, थोड़ी सी सावधानी और जानकारी, तो हम ऐसे थोड़ी सी मिलावट से जो खतरनाक बीमारी हमें हो सकती है उससे बच सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट यूज्ड इन द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी रेशम कीट पालन के लिए इन पौधों में से किन पत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये बताना है। मलबेरी, सहतूत, बहुत ही अच्छा, आजकल सहतूत लगने भी लगे हैं। अगर आपके आसपास मलबेरी के प्लांट्स होंगे, सहतूत के पौधे होंगे, पौधे क्या है, तो पेड़ होता है बड़ा सा, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उसमें छोटे आकार से लेके उंगली तक के लंबे आकार के लंबे लंबे से फ्रूट्स लगते हैं, बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। मैंने तो बचपन में बहुत खाया है। नेचुरली कई पेड़ आसपास थे, चढ़ जाता था और जितना मर्जी बैठ के खाते रहो, खरीद के खाने का कोई मतलब ही नहीं था। आम हो, अमरुद हो, आपका सहतूत हो, ये सब तो फ्री में ही, बैर फ्री में मिलते थे। लीची भी कुछ हद तक मिल ही जाता था, चोरी इधर उधर कर कर आके, है ना। लीची का बागान बहुत होता था, तो थोड़ा बहुत तोड़ ही लेते थे। ठीक है, तो मलबेरी, कैस्टर, ओक या टीक, ठीक है, सहतूत, अरंडी का पौधा, बलूत का पौधा या सागौन का पौधा, किसकी पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये पौधा पहचान में आ रहा है। जिन्होंने पहचान लिया तो कमेंट में कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट से। जी हाँ, ये हमारा कैस्टर प्लांट है, यानी अरंडी का पौधा है। इसके बीज ये सब भी थोड़े से जहरीले, पॉइजनस माने जाते हैं। इनकी पत्तियों को तो मवेशी भी नहीं खाते हैं, तो इन्हीं की पत्तियों का इस्तेमाल रेशम कीट पालन के लिए नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल जी सही, तो सही आंसर हमारा यहाँ क्या हो गया, कैस्टर। ओके, आगे। Which one among the following groups is the most abundant in terms of number of species in identified? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग ऐसा है जो अभी निर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर बहुमत में है ना। ऐसा ही होता है ना, अल्पमत और बहुमत, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। तो ये बहुसंख्यक कौन सा ऐसा समूह है जो बहुसंख्यक है? क्या ये फंगाई है,
जो कवक है ना, मशरूम, यीस्ट जिसे खमीर के नाम से हम जानते हैं, है ना, क्या वो समूह है? ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पादपों का समूह, क्या वो इतना बड़ा है? बैक्टीरिया है या फिर इंसेक्ट्स है? तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन में बच्चे बैक्टीरिया जवाब देते हैं, लेकिन देखो अगर ये इंसेक्ट नहीं होता यहाँ पर, तब बैक्टीरिया हमारा सबसे ज़्यादा प्रजातियों वाला समूह बनता। लेकिन अगर इंसेक्ट है, कीट है, तो कीट एक ऐसा समूह है जिसमें प्रजातियों की जो संख्या है वो बहुत 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 ज़्यादा है, सबसे बड़ा ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फोटेरिक? इनमें से कौन ऐसा है जो उभयधर्मी नहीं है? उभयधर्मी का मतलब ये होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों का नेचर हो। ठीक है, एसिड और बेस, है ना, अम्ल और क्षार, दोनों के गुण हमें देखने को मिलते हो, तो हम उसे कहते हैं उभयधर्मी। तो अब आप बताएं कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी नहीं है। ठीक है, तो देखो एक अगर हम बात करें तो ब्रॉन्स्टेड साहब, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट आया। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इनके मान्यता के अनुसार, अम्ल उसको कहा गया जो H+ आयन देंगे, है ना, दान करेंगे। किसका? H+ आयन का। क्षार उसे कहा गया जो H+ आयन लेंगे, यानी कि जो अम्ल ने H+ आयन का दान दिया, क्षार ने उस दान को स्वीकार किया। यानी ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन दे सकते हैं, जिसको प्रोटॉन भी कहेंगे, है ना, वो दे सकते हैं, तो उनको कहा गया अम्ल या एसिड। और वैसे यौगिक या कंपाउंड्स जो उस H+ को, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उसे ले लेते हैं, उसे कहा गया क्षार। ठीक है, तो अब देखिए HSO4 एक H+ दे के SO4 2- में बदल सकता है। ठीक है, और एक H+ लेकर H2SO4 भी बना सकता है। तो HSO4- इसमें उभयधर्मिता है, यानी एम्फोटेरिक नेचर है। अगर हम बात करें H2O की, तो ये एक H+ दे देगा तो OH- आयन बन जाएगा, बचेगा सिर्फ। और ये एक H+ ले भी सकता है, और एक H+ लेगा तो ये H3O+ बना देगा। तो इसका मतलब वाटर जो है ये भी, यानी जल जो है ये भी उभयधर्मिता शो कर रहा है, एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। तो नन ऑफ दीज, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो इसके लिए अब हमें H2PO2 को चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं जरा, H2PO2-, अगर इसने एक H+ लिया तो ये क्या बना देगा? H3PO2। ठीक है, तो H+ लेने वाला कौन है? लेने वाला है क्षार। तो इसका मतलब ये क्षार की तरह तो काम किया, क्योंकि H+ ले रहा है। अब कई बार ये दिमाग में आएगा कि भाई इसके पास हाइड्रोजन है, ये एक H+ दे भी देगा, और एक H+ देने के बाद ये HPO2 2- चार्ज वाला बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब यहां सवाल उठेगा कि सर यहां HSO4- था, तो उसने तो एक H+ दे दिया, लेकिन ये H2PO2- जिसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्यों नहीं एक हाइड्रोजन और दे सकता है? ठीक है, और ये H2PO2- ऑब्वियसली कहां से बना है? H3PO2 से। एक H+ देने से ये बना होगा। तो एक हाइड्रोजन देके ये बना है, तो एक हाइड्रोजन देके ये HPO2 ये भी बना सकता है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी संरचना को देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ ऐसी है कि फॉस्फोरस जिसके साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड OH, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हमारा लग गया। ठीक है, और इधर फिर डबल एक H हमारा आ गया सिर्फ। अब हमारे पास क्या है बचा हुआ? सिर्फ H बच रहा है। तो ये हमारा हो गया H और ये हो गया H। तो ये जो रचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो है H3PO2 की, है ना। देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, PO2। अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यही H+ के रूप में
निकल सकता है। वो हाइड्रोजन जो डायरेक्ट इस सेंट्रल एटम के साथ यानी कि बिल्कुल केंद्र बिंदु वाला जो एटम है, जो परमाणु है, उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हम इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन से लगा हुआ है, वो ऑलरेडी एक निकाल के H2PO2 बना दिया। जब इसको हटा दोगे तो ये H2PO2 बचेगा। अब ये जो दो हाइड्रोजन है, हम क्या देख रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन इस सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम इसे H+ के रूप में रिलीज नहीं कर सकते। तो अब ये हाइड्रोजन तो दे नहीं सकता, ये सिर्फ तब इसका मतलब हाइड्रोजन ले सकता है, यानी कि ये क्षार की तरह काम करेगा लेकिन अम्ल की तरह काम नहीं करेगा। दैट मीन्स इसमें एम्फोटेरिक या उभयधर्मिता वाली प्रकृति देखने को नहीं मिलेगी। तो सही आंसर हमारा इसमें क्या हो गया, H2PO2-। बहुत ही सुंदर। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए फिर से सही से, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अब फर्टिलाइजर कंटेन्स 20% नाइट्रोजन बाय मास, है ना, एक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की जो प्रतिशत द्रव्यमान है वो है 20%। यानी कि अगर 1 किलो आपने फर्टिलाइजर लिया तो उसका 20% निकाल लो, उसमें उतना नाइट्रोजन होगा, है ना। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 20% कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम उसमें नाइट्रोजन हमें मिलेगा। तो अब ये कहता है 1 केजी में 1 केजी के तुल्य नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए हमें, यानी कि एक फलदार वृक्ष है, हमें उसे 1 किलो नाइट्रोजन देना है। तो 1 किलो नाइट्रोजन देने के लिए हमें कितना उर्वरक उसको देना पड़ेगा, ये देखना है, कितना उर्वरक हम देंगे। तो देखो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, है ना, उसका 20% इसका नहीं निकालना है। 1000 ग्राम तो हमें नाइट्रोजन ही सप्लाई करना है, 1 किलो तो हमें नाइट्रोजन देना है। तो ऑब्वियसली हमें जो उर्वरक की मात्रा लेनी होगी वो बहुत ज़्यादा लेना होगा, सो दैट कि उसका 20% हमारा जो है 1 किलो के बराबर हो। अगर इसको हम मैथ्स के हिसाब से सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उर्वरक का मान लिया X है, ठीक है, तो उर्वरक का 20% जो है ये कितना के बराबर होना चाहिए, 1000 ग्राम के बराबर होना चाहिए, है ना। अभी हम अगर ग्राम में लेके चलें तो, और अगर जैसे यहाँ पर किलोग्राम दिया है तो हम किलोग्राम में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए किलोग्राम में कर लेते हैं, है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि, तो ये इक्वेशन बना, समझ में आया। X हमारा हो गया उस उर्वरक का मास या क्वांटिटी जो हमें लेना है, और उसका 20% हम निकालेंगे तो उसका क्या आना चाहिए, 1 केजी आना चाहिए। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो x = हो जाएगा 1 × 100/20, है ना। इसको उधर ले गया RHS साइड में, अब ये कैंसिल आउट कर दिया तो ये x = कितना हो गया, 5। यूनिट हमारा क्या था, केजी, इसका मतलब सही आंसर इसका क्या हो गया, 5 केजी। अगर 5 केजी आप उर्वरक खेत में डालेंगे या उस वृक्ष के आसपास डालेंगे तो उस वृक्ष को 1 केजी नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह है जो वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रदूषण की उपस्थिति को प्रदर्शित कर सकता है, यानी उसकी पहचान करके हमें बता सकता है कि भाई आप जिस वातावरण में हैं यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है ना, हमारे लिए भी खतरनाक। और जब ये बारिश होगी, बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है जिससे अम्ल वर्षा होती है, तो बड़ा ही खतरनाक है। तो बताइए क्या ये फर्न्स है, मेंथा है, लाइकेन्स है या हॉर्नवॉर्ट्स है। फर्न है, पुदीना है, लाइकेन है या हॉर्नवॉर्ट, कौन सा पादप ऐसा है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये हमारा है लाइकन। लाइकन क्या है, एक ऐसा प्लांट है जो एल्गी और फंगाई से मिलकर बना हुआ है। 2 पार्ट है ना, एल्गी जो एक थैलोफाइटा समूह का सदस्य है, फंगाई तो थैलोफाइटा कोई एल्गी कहते हैं, और फंगाई, इन दोनों से मिलकर लाइकन बनता है। और ये आप ये कह लो कि कलर चेंज करके ये प्रदूषण
की उपस्थिति को भी बताता है। और जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की प्रदूषण ज़्यादा होती है वहाँ तो लाइकन ग्रो भी नहीं करते, यानी वहाँ उसकी वृद्धि नहीं होती है। चलिए, बहुत सुंदर। अगला सवाल आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉम्बिनेशंस विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। इन तत्वों में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये 3 कॉम्बिनेशन आपके सामने दिया गया है तत्वों का, तो कह रहा है इन कॉम्बिनेशन में कौन सा ऐसा है जो आयनिक यौगिक बनाएगा। आयनिक यौगिक यानी जहां इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना। सहसंयोजक यौगिक यानी कोवेलेंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ आदान प्रदान होगा। तो एक मेटल होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक नॉन मेटल होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब देखो, कैल्शियम भी मेटल, टाइटेनियम भी मेटल, तो ये नहीं होगा। सिलिकॉन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो बस यही एक पॉसिबिलिटी हमारे सामने है। ठीक है, अगर कोई नॉन मेटल जो आयनिक कंपाउंड बनाता हुआ पूछा जाए तो वो अमोनियम आयन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कौन से होंगे? अमोनियम आयन के कंपाउंड्स होंगे। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह लो, अमोनियम क्लोराइड कह लो, अमोनियम साइनाइड कह लो, अमोनियम साइनेट कह लो, कोई सा भी अमोनियम आयन वहां है तो ये एक नॉन मेटल यानी अधातु से बनने वाला आयनिक यौगिक का उदाहरण बनेगा, याद रखना है। चलिए जी, बहुत सुंदर। अगला सवाल अब हमारा क्या आ रहा है भाई? अ कंपाउंड X2O3 कंटेन्स 31.58% ऑक्सीजन। ठीक है, एक कंपाउंड है जिसका एक एलिमेंट हमारे लिए अननोन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन ये हमारे लिए नोन है। तो उसमें कहता है ऑक्सीजन जो है 31.58% है। तो अब आप ये बताइए कि जो अननोन एलिमेंट है X, इसका परमाणु भार, एटॉमिक मास क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 जा 48। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 48, और ये टोटल कितने में है? तो 2x प्लस 48। अब देखो, ये X2O3 का मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, है ना? तो X का मोलर मास का डबल प्लस ऑक्सीजन के मोलर मास का ट्रिपल, तो वही कर दिया। तो ट्रिपल यानी 16 तिया 48, है ना। 16 3 जा 48 और 2x। और इसका जब हम परसेंट निकालेंगे तो ये कितना आना चाहिए? 31.58। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा 1 वेरिएबल वाला मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया। तो ये हमारा अब हो गया 4800 अपॉन 31.58 इज इक्वल टू 2x प्लस 48। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर रफली करें तो ये जो हमारा आएगा 152 माइनस 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x, 12 में से 8 गया 4, और 4 4 0 1, और ये हमारा हो गया 2x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 104/2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, यानी कि 52 ग्राम पर मोल। ये हमारा मोलर मास आएगा x का। ठीक है, देखो सिंपल मैथमेटिकल ये लगाया है। परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज़ का, कैसे निकालते हैं आप परसेंटेज, है ना। जैसे अगर मान लो 80 में से किसी सब्जेक्ट के अंदर आपके 60 नंबर आए, तो आप क्या करेंगे? यही ना कि 60 नंबर आए, कुल नंबर 80 थे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू आएगा वो परसेंट बन जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ किया। हमारे पास 48 ग्राम ऑक्सीजन है इस कंपाउंड, इस यौगिक के अंदर, तो हमने ऊपर 48 ले लिया। कुल मास कितना? जैसे यहाँ आपने कुल अंक लिया, तो कुल मास इसका, कुल द्रव्यमान इसका कितना है? तो 48 और 2x के सम के बराबर होगा। अब इसको 100 कर दिया क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये कितने के बराबर हो गया? 31.58। उसको हमने इसके बराबर कर लिया। कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया। और आप सभी लोग तो मैथमेटिक्स के महारथी हैं, मुझे मालूम है, इसलिए ये कैलकुलेशन आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स द मोस्ट न्यूट्रॉन्स? वेरी गुड। तो ये हमारा A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है, जहां A ऊपर वाले को यानी कि द्रव्यमान संख्या को कहते हैं, और नीचे वाले को Z यानी कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं, है ना। ऊपर वाले को ये एक
कह लो रूल है कि किसी एलिमेंट के सिंबल में जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी गई है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसके सर के ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है वो उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को बताता है। जो नीचे लिखी गई है वो उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बताता है, जो Z से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर हमें N निकालना है तो A माइनस Z करना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले से नीचे को माइनस करना है। ऊपर वाले से नीचे को माइनस कीजिए, जिसके लिए वैल्यू सबसे बड़ी निकल के आएगी वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि सर्वाधिक न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है तो ये तो हम कर ही लेंगे। सही आंसर आपके सामने है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम तब तक अपने अगले सवाल की तरफ। आ जाओ भाई। अगला सवाल, टर्पेंटिन ऑयल इन पेंट्स इज यूज्ड एज, पेंट के अंदर टर्पेंटिन का ऑयल यानी ना तारपीन का तेल मिलाया जाता है। तो पेंट में तारपीन तेल मिलाने की क्या वजह है, क्यों मिलाते हैं, यही सवाल पूछा जा रहा है। डे टू डे लाइफ में भी कई बार हमने आसपास घर में काम होते हैं पेंट ये सब में, तो आप देखते हैं थिनर के तौर पे, चलो आंसर ही बता दिया, तो उसमें ना तारपीन तेल मिलाया जाता है, यानी कि थोड़ा सा ना पेंट जब गाढ़ा होता है तो उसको थोड़ा पतला करने के लिए तारपीन तेल मिला दिया जाता है। तो किस पर्पज से मिलाते हैं, तो थिनर के तौर पे उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, सोप या डिटर्जेंट, जैसे मान लो ये गंदगी है, ठीक है, सोप या डिटर्जेंट का हम स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये जो सोप मॉलिक्यूल है इसका जो ये हेड पार्ट कहलाता है, ये टेल, ये हेड, तो हेड जो है इस गंदगी के चारों तरफ ऊपर की तरफ लग जाता है ना, जिस पर एक नेगेटिव चार्ज, एक ऋणात्मक आवेश होता है, और इसका जो हाइड्रोकार्बन टेल है जिसको जिगजैग लाइन से दिखाया जा रहा है, ये इस गंदगी के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो इस तरह की एक रचना सी बनती है और इस रचना को हम कहते हैं मिशेल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिशेल। तो चाहे जब आप हाथ धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, चेहरे को धो रहे हो, चाहे साबुन की मदद से या फेस वॉश की मदद से, हैंड वॉश की मदद से, डिटर्जेंट से, किसी भी चीज से, सभी जगह जब भी क्लीनिंग, इवन आप बर्तन का है ना धो रहे हो, जब बर्तन वो धो रहे हैं ना, तब भी ये मिशेल फॉर्मेशन हो रहा है। हर जगह क्लींजिंग एक्शन जो होता है, जो सफाई का कार्य होता है, वो मिशेल फॉर्मेशन से होता है, चाहे सोप हो या डिटर्जेंट हो। तो इसलिए सही आंसर इसका क्या हो गया, मिशेल। वेरी गुड जी। अगला सवाल क्या है, केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर और डेवलपर इन फोटोग्राफी। तो ये है उस जमाने की बात जब वो कैमरे से खींचते थे रील लगाकर, फिर उसको डार्क रूम में ले जाते थे, फिर उसको डेवलप करते थे नेगेटिव, फिर नेगेटिव से डेवलप किया जाता था पॉजिटिव, तब हमारे पास आते थे फोटोग्राफ्स। आजकल तो डिजिटल वाला है, फोटो खींचा और सामने दिख रहा है, किसी के आँख ऐसे बंद हो गए कि मुंह ऐसे टेढ़ा है, सब कुछ पता चल जाता है, तो क्या भैया फोटो ना सही आया, फिर से दूसरा फोटो खींचो। लेकिन उस समय नहीं पता होता था। ठीक है, अगर ग्रुप में है, सबने एक बार क्लिक किया और फ्लैश लाइट जैसे ही चमका, आप किसी का आंख बंद तो बंद, वो जब फोटो साफ हो जाएगा तब पता चलेगा कि कौन काना बहंगा और मुंह टेढ़ा दिख रहा है और कौन बिल्कुल स्मार्ट दिख रहा है ना। तो बहुत थोड़ा सा कह सकते हैं वो समय ऐसा था जब मुश्किल वाला समय था, लाइफ इतनी आसान नहीं थी। ठीक है, तो बताइए क्या ये सोडियम सल्फेट फॉर्मूला हमारा हो गया Na2SO4, सोडियम सल्फाइड है तो Na2S। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट हम इसे हाइपो के नाम से भी जानते हैं, और यही वो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल फोटोग्राफी डेवलपमेंट के तौर पर किया जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अगला सवाल जल्दी से, समय थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि अब आगे बढ़ना है और समय खत्म होने वाला है। तो व्हाई इज ग्रेफाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ग्रेफाइट का इस्तेमाल विद्युत अपघटनी सेल के अंदर क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट, तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है, इसमें एक रॉड हम लगाते हैं,
फिर दूसरा रॉड लगाते हैं, फिर इस रॉड के साथ हम बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी मतलब जिससे डीसी करंट आपको मिले, है ना। घर के अंदर जो करंट होता है एसी करंट होता है, बैटरी से जो करंट मिलता है डीसी करंट मिलता है, ठीक है। डीसी करंट जोड़ देते हैं। तो ये जो रॉड लेते हैं ये हम लेते हैं ग्रेफाइट का, है ना। किसका लेते हैं? ग्रेफाइट का। तो वही पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट का हम क्यों लिए हैं, जल्दी से बताइए। तो कहता है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू इलेक्ट्रोड्स। बिल्कुल सही बात है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और इसको इलेक्ट्रोड, ये जो डंडा सा जो रॉड बना है इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड, तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ठीक है, कहता है कि हाँ इसको इलेक्ट्रोड के रूप में आसानी से ढाला जा सकता है। सही है, ये इसका गुण है, लेकिन क्या सिर्फ इस गुण की वजह से? भाई ऐसे तो दूसरे भी हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, इतने सॉफ्ट हैं कि चाकू से आप उसको काट सकते हैं, है ना। और जब सॉफ्ट है तो उसको आसानी से किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। तो भाई इसका मतलब ये गुण इसका वो स्पेसिफिक गुण नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड बनाने में यूज किया जा रहा है, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन स्लाइड। बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट हमने देखा, आपको याद हो स्ट्रक्चर, बचपन में भी पढ़ा होगा, 55 में भी पढ़ा होगा, मतलब थोड़े बड़े होने के बाद भी पढ़ा होगा। तो लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है और उन लेयर्स के बीच में एक वीक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से लेयर्स जो है ना एक दूसरे के ऊपर स्लिप करता रहता है। इसकी वजह से इसको नहीं बनाते हैं इलेक्ट्रोड। उसकी वजह से अगर कहा जाए तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल एक ठोस स्नेहक या शुष्क स्नेहक के तौर पे करते हैं, यानी ड्राई लुब्रिकेंट या सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे करते हैं वैसे मशीन्स में जहां पर लिक्विड लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत उच्च तापमान पर काम करने वाले मशीन होते हैं, तो वहां पर लिक्विड लुब्रिकेंट काम नहीं करता है। तो ये गुण इसके लुब्रिकेंट बनने की बात को बता रहा है, इलेक्ट्रोड बनने की बात को नहीं। तो कहता है ग्रेफाइट इज इनर्ट टू मोस्ट ऑफ द केमिकल्स। अब देखो इसके अंदर केमिकल भरा जाएगा, है ना, और उस केमिकल का विद्युत की मदद से अपघटन किया जाएगा, इसलिए इसको विद्युत अपघटनी सेल कह रहे हैं, ठीक है। एक यंत्र, इसके अंदर विद्युत की मदद से यौगिकों को तोड़ा जाएगा तो विद्युत अपघटन किया जा रहा है। अब इसमें कई अलग अलग तरह के आप यौगिक के घोल लेंगे, उसके सॉल्यूशन लेंगे, तो ये तो ग्रेफाइट है, लेकिन कई अलग अलग तरह के यौगिकों के संपर्क में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि कोई भी इसके अंदर लिक्विड डाला जाए, सॉल्यूशन डाला जाए, ये न्यूट्रल बैठा रहे, उसके साथ अभिक्रिया ना करे। इसलिए सही आंसर अब हमारा इसका क्या हो जाएगा? सी, कि ग्रेफाइट इज इनर्ट टू मोस्ट ऑफ द केमिकल्स एंड रिमेन्स इंटैक्ट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इंटैक्ट यानी कि अपघटन सिर्फ उन यौगिकों के घोल का होगा जो इसके अंदर डाला गया है, ग्रेफाइट का खुद का अपघटन नहीं होना चाहिए। एक दो देखो अपवाद तो बहुत है केमिस्ट्री के अंदर ना, बड़ी अपवाद है ना। तो हम सामान्य बात अभी करके चलते हैं कि अपघटन उन रसायनों का होना है जो इसके अंदर लिया जा रहा है, इस ग्रेफाइट का नहीं होना है। तो ये गुण जो ग्रेफाइट का है ये इसके इलेक्ट्रोड बनने के लिए महत्वपूर्ण है। अदरवाइज गुण में देखा जाए तो ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चारों गुण ग्रेफाइट के लिए सही हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड बनने के लिए। अब आप ये कह सकते हो कि सर यहां जब बिजली पास करवाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जा रहा है, तो उसको तो गुड कंडक्टर होना चाहिए ना, तो ये भी तो गुण सही हो सकता है। तो देखो भाई मेरे, कई मेटल्स हैं, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सब भी तो बड़े अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, लेकिन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? बड़े बड़े अभिक्रियाशील हैं, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। तो पता चला कि डाल रहे हैं 10 केमिकल, 10 में से 8 में से तो ये इलेक्ट्रोड ही रिएक्ट कर गया, विद्युत अपघटन से पहले वही अभिक्रिया कर गया। तो बनना था कुछ और, बन गया कुछ और, पहुंचना था चीन, पहुंच गया जापान, समझ गए ना। तो इसलिए हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए कुछ रहा नहीं, बस आपको अब जानकारी बता दूं कि ये कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, जिसकी जानकारी हमने शुरू में भी की थी, बता दूं राइस स्मार्ट ऐप पर अवेलेबल है, पेड बैच है। फटाफट से आप एसएससी का जिस भी एस्पेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, CHSL हो, CGL हो, प्री हो, मेंस हो, सब की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आप कर रहे हो, आपके दोस्त कर रहे हो, सबको इसकी बात की इन्फॉर्मेशन दीजिए। 3 घंटे की डेली लाइव क्लासेज है, क्लास टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, सेमेस्टर वाइज टेस्ट है और टेस्ट का एनालिसिस है, जो आपको रिपोर्ट मिलेगा। आप अपने आप को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि कहाँ
मैं लैग कर रहा हूँ, यानी मेरी कमी कहाँ है, मुझे कहाँ मेहनत करनी चाहिए। एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये ऐसी स्टडी मटेरियल कि कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसको पढ़िए और आपके सारे क्वेश्चन, सारे आंसर हो जाएंगे। और जब आप अपने आप को इसमें इनरोल करेंगे तो आपको एक कोड एनरोल करने के लिए मिलेगा कि ये कोड आप डालेंगे KR500, है ना, ये कोड दिल की तरह धड़क रहा है ना। तो ये कोड आप जब डालेंगे तो आपको एक इनॉग्रल डिस्काउंट मिलेगा, एक अच्छा ऑफर मिलेगा आपको, है ना। डिस्काउंट तो सबको पसंद होता है। चलिए ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल कीजिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में। गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, KR500 कोड का इस्तेमाल कीजिए और वेलकम डिस्काउंट का फ़ायदा लीजिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं के राहुल। जय हिंद, जय भारत।